नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम फिर बात कर रहे हैं बिहार के भ्रष्टाचार से जुड़े उस हाई प्रोफाइल मामले का, जिसको लेकर सह और मात का खेल जारी है। सम्राट दबाव में है, ये अब साफ दिख रहा है। कार्रवाई भी सम्राट के दबाव की वजह से ही शुरू हुई, लेकिन कहीं न कहीं कार्रवाई पिछले 48 घंटे से एक खास बिंदु पर आके अटक सा गया है, या यूं कहीं रुक गया है। वजह क्या है, तलाशने की कोशिश चल रही है। वैसे कल के संजय झा के बयान से कुछ संकेत मिलने लगे हैं। ब्यूरोक्रेसी पर कार्रवाई से नीतीश असहज हैं, ऐसा संकेत कल के संजय झा के बयान से परिलक्षित हो रहा है। कुछ कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि अनंत सिंह का केस, पप्पू पांडे का केस का सीआईडी में ट्रांसफर होना संकेत है कि सम्राट नीतीश की तरह दृढ़ संकल्पित नहीं है, दबाव में आ रहे हैं। 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी थी तो गवर्नेंस के मुद्दे पर शुरुआती दिनों से ही उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, किसी भी परिस्थिति में, जबकि वो भी बीजेपी के एलआई के साथ सरकार चलाना शुरू किए थे। लेकिन सम्राट झुके हैं, यह अनंत सिंह और पप्पू पांडे के मसले पर समझा जा सकता है। खैर, सवाल भ्रष्टाचार के उस गंगोत्री की हम करने जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए अभी भी जो ब्यूरोक्रेसी है, बिहार ब्यूरोक्रेसी पूरी ताकत लगा रखी है। हालांकि कहने वाले तो कह रहे हैं कि यह पूरा ऑपरेशन अमित शाह के निर्देशन में चल रहा है, लेकिन अमित शाह के निर्देशन में चलने वाला ऑपरेशन इतना ढीला ढाला हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं उस अमित शाह के ऑपरेशन को, जहां तक मैंने देखा है, ना। इसलिए कई तरह की चीजें इस ऑपरेशन में दिख रही है। दराद दबाव में है या फिर कुछ और बात है, क्योंकि सस्पेंशन के 48 घंटे बाद भी अभी तक मिस्टर दराद एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि अपनी तारीफ में अब वो कुछ मीडिया घरानों की तरफ से खबर चलवाने लगे, जैसे कल नवभारत टाइम्स ने उन पर खबर चलाई है कि वाह, दराद ना होते तो रिशु श्री पर कार्रवाई नहीं होती, दराद ना होते तो रिशु श्री आज जेल में नहीं होता, दराद ना होते तो आज 2 आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। दराद साहब, ये सब करने की जरूरत क्या है? अरे आप ईमानदार अफसर हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन आप इतना कमजोर अफसर हैं। ईमानदार अफसर तो मजबूत होता है, इतना कमजोर अफसर है। हालांकि मैं जानता हूं बहुत कुछ, ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि वो अफसर न्याय के साथ खड़ा हो, वो अफसर संकट के समय में जब जरूरत पड़े न्याय के साथ खड़े होने के लिए तो खड़े रहे, तो कोई जरूरी नहीं है। दराद साहब, आपसे सीधा सवाल है, क्या संजीव हंस पर आपने खुद एफआईआर दर्ज किया था? नहीं ना। ईडी के कहने पर आपने एफआईआर दर्ज किया, मतलब ईडी ने आपको भेजा, तो संजीव हंस पर आपने एफआईआर किया, गुलाब यादव पर आपने एफआईआर किया, और उस एफआईआर में को टेक ओवर करके खुद
ईडी कार्रवाई कर रही है। रिशु श्री के मामले में क्या आपने एफआईआर दर्ज किया है? सच क्या है कि आपने 30/4/2025 को एफआईआर दर्ज किया ईडी के उस आवेदन पर जिसमें उसने एफआईआर दर्ज करने को कहा था। क्या ये सत्य नहीं है? तो फिर इन 2 आईएएस अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने से आपको कौन रोक रहा है? क्या संजीव हंस आपके जो कुंडली वाले जो पदाधिकारी हैं उनके नेटवर्क से बाहर था इसलिए आपने एफआईआर दर्ज कर दिया? उस समय में तो मजबूत सरकार थी, संजीव हंस लॉबी में नहीं था, लॉबी के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, या लॉबी को जो कट देना चाहिए था वो कट नहीं दे रहे थे, इसलिए आपने एफआईआर कर दिया। और रिशु श्री पर एफआईआर दर्ज करने के बाद 1 बरस तक आप कुंडली मारकर बैठे रहे, वजह क्या है? अब तो खबर ये आ रही है दरार साहब, जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने जो एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को, डीआईजी से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को कहा जा रहा है कि रिशु श्री के रिकमेंडेशन पर ही आपके यहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है। ईडी इस मुद्दे पर भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि हर रिशु श्री से जुड़ी हुई फाइल पर कुंडली मार के बैठने की शुरुआत डीआईजी, मिस्टर डीआईजी के यहाँ से ही हुई है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत उसकी पोस्टिंग वहाँ हुई है, जबकि वो कोई सीबीआई या इस तरीके के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ अपराध का कोई विशेषज्ञ पदाधिकारी नहीं है। वो भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है जिस नेटवर्क के सहारे कह सकते हैं कि ताज भले कुर्मी के सर रहा हो, राज तो लाला जी ही किए है दराज साहब की नहीं। 20 वर्षों में जितनी मलाईदार पोस्टिंग लाला अफसरों ने पाई है, किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को मिला है क्या? नहीं ना। तो रिशु श्री के बचाने के लिए इस हद तक चले गए कि उसके कहने पर जैसे छपरा में रहे हैं ना, उनकी पोस्टिंग तक हो गई। उस पूरे मुद्दे पर अब ईडी फाइल को खंगाल रही है। इसके अलावा जो बातें अभी तक सामने आई हैं कि दोनों आईएएस अधिकारियों पर निलंबन के कार्रवाई के बावजूद भी जितनी कोशिशें हो सकती हैं, जितनी दूर तलक चीजें खींची जा सकती हैं, एफआईआर दर्ज करने से दराज बच रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट फाइट कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कितनी दूर तलक जाते हैं और इस मुद्दे पर कहां तक वो फाइट करने की स्थिति में सबकी नजर है, क्योंकि इसी से सम्राट का ग्राफ बढ़ेगा भी और अगर समझौतावादी दिखे तो ग्राफ गिरेगा भी। और ऐसे में नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल का जो इनकम्बेंसी है ना, वो सारे का सारा इनकम्बेंसी का ठिकरा सम्राट पर फूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सम्राट को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और ये उपस्थिति तभी दर्ज हो सकती है जब वो नीतीश के उस सिंडिकेट पर चोट करेगा जो सिंडिकेट बिहार को लूटा ही नहीं है, बिहार के साथ छल भी किया है।